जरा सोचो, अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी एक किताब में लिखी जा चुकी हो और उस किताब का हर एक पन्ना तुमसे तुम्हारी जिंदगी के बारे में कुछ कह रहा हो, लेकिन जैसे ही तुम इस किताब को पढ़ने की कोशिश करो, तुम्हारा पूरा दिमागी हिल जाए। अब आखिर ऐसा क्या इस किताबी दुनिया में है? चलिए देखते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है वॉल्टर स्पैरो नाम के एक शख्स को दिखाते हुए, जो एक एनिमल कंट्रोल ऑफिसर था। और आज तारीख थी 3 फरवरी, जो कि वॉल्टर के बर्थडे की डेट थी। इसलिए वो जल्दी से काम निपटा कर घर जाना चाहता था। लेकिन तभी उसके पास उसकी सीनियर सिबिल का कॉल आता है, जो जबरदस्ती उसे एक डॉग पकड़ने का काम सौंप देती है। हालांकि वॉल्टर ये काम करना नहीं चाहता था, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि अगर वो सिबिल को मना करेगा तो वो उसकी बात नहीं मानेगी, क्योंकि वो वॉल्टर से नाराज थी। लेकिन क्यों? तो ये देखने के लिए कहानी 23 दिसंबर पर शिफ्ट होती है, जहां हम वॉल्टर की फैमिली को देखते हैं, जिसमें उसकी वाइफ अगाथा और एक बेटा रॉबिन था। आज वॉल्टर को एक पार्टी में जाना था, लेकिन अगाथा की तबीयत खराब थी, इसलिए वो वॉल्टर को ही अकेले पार्टी में जाने के लिए कह देती है। जिसके बाद वो वहां पे पहुंच जाता है और देखता है कि सिबिल भी पार्टी में मौजूद है, जो वॉल्टर के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, पर वो उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिस वजह से सिबिल नाराज होकर वहां से चली जाती है। इसलिए वो अब प्रेजेंट में वॉल्टर को जबरदस्ती काम थोप रही थी। खैर, अब वो डॉग को पकड़ने के लिए रेस्टोरेंट में बैकयार्ड में पहुंच जाता है और बड़ी मुश्किल से उसे कंट्रोल करता है। लेकिन अचानक डॉग वॉल्टर को काटकर वहां से भाग जाता है, जिसे पकड़ने के लिए वो उसके पीछे जाता है। तब वॉल्टर को ग्रेवयार्ड में लॉरा नाम की एक लेडी के ग्रेव के पास बैठा डॉग दिखाई देता है, जिसे बेहोश करने के लिए वॉल्टर अपनी बंदूक में इंजेक्शन फिट कर लेता है। पर जैसे ही उसे शूट करने वाला होता है, अचानक डॉग वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर वॉल्टर को बहुत हैरानी होती है और उसके जहन में कई तरह के सवाल घूमने लगते हैं, पर वो सभी सवालों को नजरअंदाज कर अपनी वाइफ को पिक करने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम अगाथा को देखते हैं, जो वॉल्टर के लिए गिफ्ट के तौर पर एक बुक खरीदने के लिए बुक स्टोर में जाती है, जहां उसकी नजर लाल रंग की एक किताब पर पड़ती है, जिसका नाम था नंबर 23 और से लिखा था टॉप्सी क्रेट्स ने। अब क्योंकि अगाथा का फेवरेट कलर रेड था, इसलिए वो बिना सोचे समझे बुक को खरीद लेती है और उसे वॉल्टर को दे देती है। घर आने के बाद वो उस बुक का पहला चैप्टर पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि किताब में सभी कैरेक्टर्स फिक्शनल हैं और अगर आप इसके किसी भी कैरेक्टर को जानते हैं तो इसे ना पढ़ें। खैर, वॉल्टर अब बुक को पढ़ना शुरू करता है, जिसमें मेन कैरेक्टर फिंगरलिंग की कहानी के बारे में बताया गया था। उसने बचपन में फिंगरलिंग एट द जू नाम की एक नॉवल पढ़ी थी, जिसमें मेन कैरेक्टर का नाम था फिंगरलिंग। बस तभी से उसने अपना नाम फिंगरलिंग रख लिया। वो एक स्मॉल टाउन से ताल्लुक रखता था और उसके फादर का अकाउंटिंग का बिजनेस था, इसलिए वो चाहते थे कि उनका बेटा भी अकाउंटेंट ही बने। लेकिन फिंगरलिंग डिटेक्टिव बनना चाहता था, इसलिए वो ऐसी किताबें पढ़ता था। इसके बाद हमें फिंगरलिंग का 8वां बर्थडे दिखाया जाता है, जहां सेलिब्रेशन के बाद अचानक उसका डॉग पड़ोस में रहने वाली एक लेडी मिसेस जॉपकिंस के घर में चला जाता है और उसका पीछा करते करते फिंगरलिंग भी वहां पहुंच जाता है। जहां पहुंचने के बाद वो देखता है कि कमरे में मिसेस जॉपकिंस की डेड बॉडी पड़ी हुई है। हालांकि पुलिस इसे खुदकुशी बताती है, लेकिन फिंगरलिंग समझ गया था कि ये सुसाइड नहीं है बल्कि मर्डर का केस है। इसलिए वो बड़े होने के बाद डिटेक्टिव ही बनता है और उसकी एक काफी खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी होती है, जिसका नाम था फैब्रिसिया। वॉल्टर इस किताब को पढ़ते पढ़ते खुद को ही फिंगरलिंग समझने लगता है, क्योंकि जो जो इंसिडेंट उसके साथ हुए थे वो फिंगरलिंग के साथ भी हुए थे। जैसे वॉल्टर के 8th बर्थडे पर उसकी माँ की डेथ हो गई थी और उसने भी फिंगरलिंग एट द जू नॉवल बचपन में पढ़ी थी, इसलिए वॉल्टर को ऐसा लग रहा था जैसे ये बुक उसी के ऊपर लिखी गई है। अगली सुबह वो ये सारी बातें अगाथा को बताता है, जो इस बात को एक कोइंसिडेंस कहकर टाल देती है, पर वॉल्टर को ये सब सच लग रहा था। वो अब किताब का 5वां चैप्टर पढ़ता है, जहां कहानी में बताया जाता है कि फिंगरलिंग को एक रिपोर्ट मिलती है कि एक लड़की खुदकुशी करने वाली है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए उसके घर जाता है और उससे सुसाइड करने की वजह पूछता है। तब वो बताती है कि उसकी लाइफ का हर हिस्सा 23 नवंबर से जुड़ा हुआ है, उसका बर्थडे, लाइसेंस नंबर और उसका नाम भी। उसे लगता है कि 23 नंबर में कोई गहरा राज छुपा हुआ है जिसे वो सॉल्व नहीं कर पा रही है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड करने वाली थी। पर फिंगरलिंग उसे समझाता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। इतना कहकर वो घर जाने के लिए नीचे उतर आता है, लेकिन तभी वो लड़की कूद कर अपनी जान दे देती है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद वॉल्टर को भी अपने आसपास 23 नंबर दिखाई देने लगता है, कभी बच्चों के टी शर्ट पर तो कभी टाइपराइटर पर। इसलिए वो इस किताब के ऑथर के बारे में पता करने के लिए लाइब्रेरी जाता है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि इस नाम का कोई ऑथर दुनिया में है ही नहीं। ये जानकर वॉल्टर को बहुत हैरानी होती है और वो घर आने के बाद ये देखने की कोशिश करता है कि क्या वो भी 23 नंबर से जुड़ा हुआ है। और जब अपना बर्थडे, टाइम और अगाथा से मिलने की एज को देखता है, तब सब कुछ 23 नंबर से जुड़ा हुआ मिलता है। जैसे वॉल्टर का बर्थडे फरवरी के महीने में 3 तारीख को आता था, इस तरह 23 हो गया। इसके अलावा वो 11:12 पर पैदा हुआ था, जिसे प्लस करने पर 23 हुआ।
इतना ही नहीं, वो अगाथा से भी 23 साल की उम्र में ही मिला था। इस तरह काफी सारी चीजें 23 नंबर से जुड़ी हुई थी। वो अगाथा और अपने बेटे को भी इस बारे में बताता है, लेकिन अगाथा को किसी भी बात पर विश्वास नहीं होता है, जबकि रॉबिन को ये सब सच लगता है। इसके बाद वॉल्टर आगे के चैप्टर्स को पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि धीरे धीरे फिंगरलिंग पर भी 23 नंबर हावी होने लगा था। उसे हर जगह 23 का कैलकुलेशन दिखना शुरू हो गया था। यहाँ तक कि फिंगरलिंग जब अपनी गर्लफ्रेंड के सैंडल्स को कैलकुलेट करता है तो वो भी 23 होते हैं, जिस वजह से फिंगरलिंग को लगने लगता है कि 23 नंबर अब उसका पीछा कर रहा है। इधर वॉल्टर जब किताब को पढ़ने के बाद अगाथा के सैंडल्स को काउंट करता है तो वो भी 23 होते हैं। ये देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है और पूरी रात 23 नंबर की मिस्ट्री सॉल्व करने में गुजार देता है। सुबह जब अगाथा उठकर वॉल्टर की हालत देखती है तो वो अपने दोस्त, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है, उसे फोन करके मदद मांगती है। जिसके बाद वो वॉल्टर से मिलता है और उसे बताता है कि दुनिया भर में 23 नंबर पर काफी रिसर्च की गई है, क्योंकि ये नंबर काफी सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। ये सब सुनकर वॉल्टर सोच में पड़ जाता है। तब साइकेट्रिस्ट उसे किताब को पूरी पढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि लास्ट में 23 नंबर की मिस्ट्री जरूर सॉल्व हुई होगी। ये बात वॉल्टर को भी ठीक लगती है, इसलिए वो वहां से जाने लगता है। तब साइकेट्रिस्ट उसे रोककर कहता है कि अगाथा से कहना कि मैं हमेशा उसके साथ हूँ और उससे मिलना चाहता हूँ। ये बात वॉल्टर को कुछ अजीब लगती है, पर वो इस पर ध्यान नहीं देता और घर आ जाता है। घर आने के बाद वो दोबारा किताब को पढ़ना शुरू कर देता है और आगे की कहानी में बताया जाता है कि फिंगरलिंग 23 नंबर में काफी ज्यादा उलझ गया था। इसलिए वो ऑफिस के ही एक डॉक्टर माइल्स से मिलता है, जो उसे कुछ वक्त के लिए आराम करने को कहते हैं, पर फिंगरलिंग को कहीं भी सुकून नहीं मिलता है। यहाँ तक कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के 23 सैंडल्स भी उठाकर बाहर फेंक देता है, जिस वजह से वो गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। अगले दिन के सेशन में फिंगरलिंग माइल्स को ये सब कुछ बताता है और उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो भी दिखाता है, जिसे देखकर माइल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और फिंगरलिंग से कहता है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। इस चैप्टर को पढ़ते ही वॉल्टर को अपने साइकेट्रिस्ट का ख्याल आ जाता है, जो अगाथा से मिलना चाहता था। अब वॉल्टर अगला चैप्टर पढ़ता है, जहां उसे पता चलता है कि फिंगरलिंग की गर्लफ्रेंड माइल्स के साथ मिली हुई थी, यानी उन दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। किताब को पढ़ते पढ़ते वॉल्टर सो जाता है और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि अगाथा घर पर नहीं है। वो उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलता है और गार्डन में अगाथा को उसी साइकेट्रिस्ट के साथ देखता है, जिस वजह से उसे इतना गुस्सा आता है कि वो एक चाकू से अगाथा को मार देता है। तभी वॉल्टर की आंख खुल जाती है और वो तुरंत बराबर में लेटी अगाथा को देखता है, जो आराम से सो रही थी। यानी वॉल्टर को हेलुसिनेशन हो रहे थे, इसलिए वो अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए एक मोटेल में जाने के बारे में सोचता है और एक नोट में लिख देता है कि वो सुबह घर आएगा। इसके बाद हम वॉल्टर को एक मोटेल में देखते हैं, जहां वो जानबूझकर 23 नंबर का एक कमरा रेंट पर लेता है और वहां चैप्टर 22 पढ़ने लगता है, जहां कहानी में आगे बताया गया था कि फिंगरलिंग ने गुस्से में अपनी गर्लफ्रेंड को चाकू से मार दिया था और फिर वहां से फरार हो गया था। जिसके थोड़ी देर बाद माइल्स वहां आ गया और उसने गलती से चाकू को पकड़ लिया, जिस वजह से पुलिस उसे खूनी समझकर अरेस्ट करके अपने साथ ले गई। वहीं दूसरी तरफ फिंगरलिंग, जो काफी ज्यादा परेशान था, वो एक मोटेल में जाकर खिड़की से कूदकर सुसाइड करने की कोशिश करता है और बस यहीं पर किताब खत्म हो जाती है। लेकिन फिंगरलिंग के साथ आगे क्या हुआ ये सोचकर वॉल्टर परेशान होने लगता है और तब वो उठकर खिड़की के पास जाता है, जहां उसे नीचे वही डॉग दिखाई देता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। इसलिए वॉल्टर उसका पीछा करने लगता है और वापस उसी कब्रिस्तान में आकर डॉग को ट्रैंक्विलाइजर मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उसके पास जाता है और देखता है कि डॉग का नाम भी 23 नंबर से जुड़ा हुआ है। अभी वॉल्टर ये सब सोच ही रहा था कि इतने में यहाँ फादर सेबेस्टियन और कब्रिस्तान का गार्डनर बर्नी भी आ जाते हैं। ये डॉग असल में बर्नी का ही था, जिससे वॉल्टर कहता है कि उसने डॉग को सिर्फ बेहोश किया है, वो थोड़ी देर बाद होश में आ जाएगा। तो फादर वॉल्टर को बताते हैं कि इस डॉग को गार्डियन ऑफ द डेड बुलाया जाता है, क्योंकि वो हमेशा किसी न किसी कब्र के सामने जाकर बैठ जाता है, जैसे वो उसकी रक्षा कर रहा हो। और कई दिनों से वो लॉरा की कब्र पर जाकर बैठ रहा था। पर ये लॉरा कौन है, ये जानने के लिए वॉल्टर अपने घर जाता है, जहां साइकेट्रिस्ट पहले से ही मौजूद था। पर वॉल्टर कुछ कहता नहीं है और अपनी वाइफ को बताता है कि 15 साल पहले लॉरा नाम की एक लड़की का मर्डर हुआ था, जिसकी डेड बॉडी किसी को नहीं मिली। पर पुलिस को कायल नाम के एक आदमी के फिंगरप्रिंट्स मिले थे, जो कि लॉरा का साइकोलॉजी प्रोफेसर और लवर था, जिसे पुलिस ने बाद में लॉरा के घर से ही अरेस्ट किया था। इसके बाद वो कहता है कि कायल और लॉरा की कहानी हूबहू फिंगरलिंग और उसकी गर्लफ्रेंड की जैसी है। जैसे फिंगरलिंग ने उसे मारा था, वैसे ही कायल ने लॉरा को मारा था। उसे लगता है कि शायद इस किताब को कायल ने लिखा है, लेकिन 23 नवंबर का रहस्य क्या है ये जानने के लिए वो कायल से मिलने जेल में जाता है, जो उसे बताता है कि ना तो उसने एक किताब लिखी है और ना ही उसने लॉरा को मारा है, बल्कि उसे तो फंसाया गया है। ये सुन के निराश होकर वॉल्टर घर आ जाता है, जहां उसका बेटा रॉबिन उसे किताब के पीछे लिखा एक एड्रेस दिखाता है, जो शायद असली ऑथर का था।
पर वॉल्टर उससे डायरेक्ट मिलने के बजाय पहले उसके घर 23 मिस्टीरियस बॉक्सेस भेजने का फैसला करता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि ऑथर बॉक्सेस को कलेक्ट करने के लिए कुरियर स्टेशन जरूर जाएगा, और ऐसा ही होता है। एक बुजुर्ग आदमी उन बॉक्सेस को लेने के लिए आता है, तभी वॉल्टर, अगाथा और रॉबिन उसके सामने आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने ही एक किताब लिखी है और लॉरा का मर्डर किया है। वो आदमी वॉल्टर को देखकर हैरान रह जाता है और उस पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो। तब वॉल्टर उससे 23 नंबर का रहस्य पूछता है, जिस पर वो उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें पहले से पता है। इतना कहने के बाद वो अपना गला काट लेता है। ये देखकर अगाथा वॉल्टर से रॉबिन को फौरन घर ले जाने के लिए कहती है और वो शख्स अधमरी हालत में अगाथा को नेथेनियल इंस्टीट्यूट जाने को कहता है, जहां वॉल्टर की पूरी सच्चाई छुपी हुई थी। उस शख्स की बात मानकर अब अगाथा इंस्टीट्यूट पहुंच जाती है, जो अब खंडहर हो चुका था। वहां घूमने के दौरान अगाथा को उसी बुजुर्ग शख्स का एक रूम मिलता है, जहां नंबर 23 की काफी सारी थ्योरीज लिखी हुई थी। इसके बाद यहाँ अगाथा को एक बॉक्स मिलता है जिस पर स्पैरो लिखा हुआ था। इससे पहले कि वो उस बॉक्स को खोल पाती, यहाँ पर एक आदमी आ जाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम वॉल्टर को देखते हैं, जो रॉबिन के साथ मिलकर किताब के हर 23 पेज पर 23वां वर्ड क्या है ये मार्क कर रहा था, जिससे उसे फाइनली एक सेंटेंस मिल जाता है और वो उसे पढ़ने के बाद रॉबिन को लेकर कैसानोवास पार्क पहुंच जाता है, जहां स्टेप 2 हेवन बोर्ड के सामने से 23 स्टेप चलने के बाद इन्हें एक गहरा गड्ढा दिखाई देता है, जिसे खोदने पर इन्हें लॉरा का कंकाल मिलता है। ये देखकर वॉल्टर पुलिस को फोन कर देता है और रॉबिन को लेकर बाहर दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। इसी बीच अचानक एक आदमी उस कंकाल को चुपचाप यहाँ से उठाकर ले जाता है और जब पुलिस यहाँ पे आती है तो इन्हें कहीं भी कंकाल नहीं मिलता है। ये देखकर वॉल्टर हैरान रह जाता है कि तभी यहाँ अगाथा आ जाती है और इन दोनों को कार में बैठाकर अपने साथ ले जाती है। रास्ते में इन्हें वही डॉग मिलता है, जिसे देखकर वॉल्टर उस पर कार चलाने वाला होता है कि अगाथा उसे रोक लेती है। तो वॉल्टर की नजर अगाथा के नेल्स पर पड़ती है, जिसमें मिट्टी लगी हुई थी। ये देखकर वो समझ जाता है कि उस कंकाल को अगाथा ने ही हटाया था, जिसमें साइकेट्रिस्ट ने उसकी मदद की है, यानी इंस्टीट्यूट में आने वाला शख्स वही था। ये जानने के बाद वॉल्टर अगाथा पर बहुत गुस्सा करते हुए कहता है कि मुझे पता चल गया है कि ये किताब तुमने लिखी है, तुम मुझे फंसाना चाहती हो। तब अगाथा फाइनली उसे सच बता देती है कि ये बुक उसने नहीं बल्कि वॉल्टर ने लिखी है। इसके बाद वो उसे बॉक्स में रखी ओरिजिनल कॉपी दिखाती है, जिस पर वॉल्टर का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर वो परेशान हो जाता है और वहां से भागकर मोटेल में रूम नंबर 23 में पहुंच जाता है। लेकिन इस बार वॉल्टर को कुछ पिछली यादें दिखाई देती हैं, जिसमें वो दीवार पर कुछ लिख रहा था। ये देखकर वो दीवार के सारे वॉलपेपर हटा देता है और तब उसे दीवार पर नॉवल का लास्ट चैप्टर 23 लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसमें फिंगरलिंग ने बताया था कि उसका असली नाम वॉल्टर स्पैरो है और लॉरा की कहानी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की कहानी है, जो वॉल्टर की एक्स थी। दरअसल वो जब 8 साल का था तब उसकी माँ की डेथ हो गई थी और उसके कुछ दिन बाद फादर ने भी सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उन्हें भी 23 नंबर हर जगह दिखाई देता था। इन दोनों के जाने के बाद वॉल्टर अकेला रह गया था और अलग अलग ऑर्फनेजेस में रहने लगा। इसके बाद जब वो 18 साल का हुआ तब उसकी मुलाकात लॉरा से हुई और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन एक दिन जब लॉरा क्लास में थी तब प्रोफेसर कायल सभी स्टूडेंट्स को 23 नंबर की थ्योरी समझा रहे थे, जिसे देखकर वॉल्टर को अपने पिता की सारी बातें याद आ जाती हैं और इसके बाद उसे हर जगह 23 नंबर दिखाई देने लगता है, जिसे सॉल्व करने के लिए वो दिन रात एक कर देता है। पर लॉरा उसके बिहेवियर से काफी परेशान हो जाती है और चुपचाप कायल के साथ रिलेशन में आ जाती है। पर एक दिन इन दोनों को वॉल्टर देख लेता है और गुस्से में लॉरा को मार देता है, साथ ही बॉडी को कैसानोवास पार्क में दफना देता है और उसे ये नहीं पता होता कि वो डॉग उसे देख रहा है। इसी वजह से वो वॉल्टर का पीछा करता था। इधर कायल लॉरा से मिलने के लिए आता है और गलती से चाकू को उठा लेता है, जिसके बाद पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है। वहीं वॉल्टर मोटेल जाकर रूम नंबर 23 में बैठकर यह पूरी कहानी लिखता है और आखिरी चैप्टर दीवार पर लिख देता है और फिर खिड़की से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाता है। पर उसकी याददाश्त चली जाती है और उसका इलाज उसी बुजुर्ग आदमी को करने के लिए कहा जाता है। दरअसल वो एक डॉक्टर थे और उन्हें एक दिन वॉल्टर की लिखी हुई किताब मिल जाती है, जिसे पढ़ने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उसने बचपन के ट्रॉमा की वजह से एक फैंटेसी कहानी लिखी है और उसने लॉरा का असली में मर्डर किया है। इस बात को वो नहीं मानते। अब 2 साल बाद वॉल्टर ठीक होकर अगाथा से मिलता है, जबकि डॉक्टर किताब की एक कॉपी छपवाकर उस पर फेक नाम डालकर उसे पब्लिश करवा देते हैं। लेकिन जब वो कुछ साल बाद वॉल्टर को कुरियर स्टेशन देखते हैं तो समझ जाते हैं कि उसने जो किताब लिखी थी वो रियल कहानी है। वही अगाथा और साइकेट्रिस्ट को भी कल रात ही ये सब पता चला था, इसलिए उन्होंने वॉल्टर को बचाने के लिए ये लॉरा के कंकाल को वहां से हटाया। इसके बाद अगाथा मोटेल में आती है और वॉल्टर से कहती है कि पास्ट में जो हुआ उसे भूल जाए, पर वॉल्टर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है और उसके केस को समझकर वकील कोर्ट से उसे जल्दी छुड़ाने की गुजारिश करते हैं।
और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।